नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की पहली खबर से और वो खबर ये है कि आज से 11 दिवसीय अमेरिकी दौरे की शुरुआत करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएनजीए सत्र समेत कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से जो है अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही एस जयशंकर जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी से भी बातचीत करते हुए दिखेंगे। और कुछ क्या अपडेट है इस खबर पर हम जोड़ेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार को। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आपने शुरू में ही बता दिया कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर 11 दिन के दौरे पर जा रहे हैं अमेरिका में, जहां पर जो जो बाइडेन के वरिष्ठ जो अध्यक्ष होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे। साथ ही यूएनजीए की जो ये बैठक होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठक में वो हिस्सा भी लेंगे। और साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दी गई है जिसमें G4 जो है, जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है, उसकी मेज़बानी भी हमारे विदेश मंत्री ही करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं एक और जानकारी सामने आ रही है, जो 18 से 24 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में जो बैठक होगी जनप्रतिनिधि मंडल की, उसका नेतृत्व भी हमारे विदेश मंत्री ही करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि तुषार ने बताया कि आगे जो है G4 देशों की बैठक भी होगी, उसमें भी ये शिरकत करेंगे और बैठक में अहम हिस्सा लेंगे। तो देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा था सऊदी अरेबिया और वहां पर जाने के बाद भी उन्होंने कई संबंधों को अपने मजबूत करते हुए दिखे थे और अपनी बात को प्रमुखता से उठाया था। और वहीं अब जो है आज से 11 दिन के अमेरिकी दौरे पर वो रवाना हो रहे हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं, इसी खबर पर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, एस जयशंकर जी जो हैं विदेश मंत्री हमारे, वो 11 दिन के लिए अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया की भी यात्रा की थी और वहां पर भी अपने मुद्दों को और अपनी बात को प्रभाव तरीके पूर्ण रखा था। क्या कुछ उनके मायने हो सकते हैं इस बैठक को लेकर? ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, इसलिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा, उनको एक चीज़ बहुत खल रही है, वो ये है कि चुनाव से पहले जब कोरोना का संक्रमण अभी पूरी दुनिया में शुरू होने जा रहा था, आप सबको याद होगा कि ट्रंप साहब को बुलाया था मोदी साहब ने, और अहमदाबाद के अभी जिसका नामकरण जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उस समय वो सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था। तो वहाँ जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ 1 लाख या उससे ज़्यादा कुछ लोगों की वहाँ पे लोगों ने भीड़ इकट्ठा की थी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी अमेरिका में, कोई सहयोगी दल अगर चुनाव लड़ने जा रहा और जिस तरह से समर्थन आप देते हैं ना, उस तरह से पूरे गाजे बाजे के साथ वो समर्थन नरेंद्र भाई ने दिया था। उससे पहले जब नरेंद्र भाई अमेरिका गए थे तो वहाँ जो हमारे भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पे बस रहे हैं, तो वहाँ भी नरेंद्र भाई ने एक कार्यक्रम किया था और कहा था कि ट्रंप को जिताएं, ये आपको याद होगा। और फिर यहाँ आकर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया। तो ये जो आपकी हमारी जो ये नीति रही, उस नीति के चलते जब बाइडेन जीत गए, हालांकि वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल चुनाव रहा, ठीक है, फिर आप जानते हैं कैपिटल हिल पर जो है ट्रंप के समर्थक चले गए, वहाँ पे अंदर तक घुस गए और एक बहुत ऐसा दृश्य जो कभी अमेरिका की हिस्ट्री में कभी शायद ही देखने को मिले, वो सब देखने को मिला था उस समय। और ट्रंप पर जो है फिर ये उस पर मुकदमा चलाने की भी बात की गई कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और गौरव और गरिमा को लेकर जो उसको भंग करने की कोशिश की गई, ये सब पूरा विवाद जो है वो रहा वहाँ पे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मन में बिल्कुल हमारे इस सरकार और उसकी विदेश नीतियों और खासकर जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती जितनी भी हमारी विदेश नीति हैं, उन पर भरोसा नहीं है, ये वास्तविकता है। और आप देखिए कुछ दिन पहले अभी ट्रंप ने भी नारा लगा दिया फिर से जो है कि मोदी भारत जो है हमारा दोस्त है, बहुत अच्छे दो देश हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका हालांकि अपने पहले के रुतबे और मुकाम से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो इतना ताकतवर तो है कि वो देश दुनिया का एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। तो उसके मन में अगर हमारे प्रति शंका रहे और वो उस तरह का एक वार्म एटमॉस्फेयर 2 देशों के बीच में न रहे या ख़त्म हो जाए जो पहले हुआ करता था,
पहले तो देखिए, पहले मतलब मैं ट्रंप और मोदी के बीच की बात कर रहा हूँ, ट्रंप और मोदी और ओबामा के बीच की बात कर रहा हूँ, तब तक था, पर अब वो नहीं रहा है। तो कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसमें सुधार लाया जाए, कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भरोसा दिया जाए कि देखिए भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो तो हमारे लिए तो जो अमेरिका में जो भी पार्टी जो भी राष्ट्र प्रमुख बन के बैठा है हम तो उसी के साथ डील करेंगे। वी आर कंसर्न विद द पर्सन एंड द पार्टी हु इज देयर इन द पावर, हु डिसाइड्स इट्स देयर ऑन फॉरेन पॉलिसीज। तो हमें कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में क्योंकि सबको मिलकर देखिए चीन का सामना करना बहुत ज़रूरी है, हकीकत है। चीन जिस तरह से, चाइना जिस तरह से अपना प्रभाव जो है विस्तारित करना चाहता है और उसको रोकने के लिए अमेरिका लड़ी जो है बहुत कोशिश कर रहा है। रशिया चीन के साथ बैठा है लेकिन कुछ मामलों में है, कुछ मामलों में नहीं है वो। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी इस पूरे ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें अमेरिका का एक विश्वास फिर से पुनः जीतना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हालांकि व्यापार उद्योग की बातें बहुत सारी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भरोसा जीतना और इनको ये समझा पाना कि नहीं भाई हम कोई सिर्फ ट्रंप के समर्थक नहीं है, हम तो अमेरिका में जो बैठता है वी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ अमेरिका हूसोएवर इज देयर इन द पावर। तो ये समझाना बहुत जरूरी, मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़ा प्रयास किया जाएगा इस बार। अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी देखा, उसमें भी एक गतिरोध निकलकर सामने आया था। हालांकि वो सार्वजनिक मंच से उस बात को नहीं कहा गया, लेकिन अंदरूनी खाने उस बात की जो कह सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको प्रमुखता से उठाया था और भारत के नेचर को लेकर जिक्र किया था कि भारत का पक्ष, क्योंकि हमेशा से भारत निष्पक्ष रहा है, लेकिन रसिया और यूक्रेन दोनों को कैसे उन्होंने तालमेल बना के बैठाया और दोनों के बीच भी आज भी हमारे मजबूती से रिश्ते कायम है। उसके बीच में अमेरिका का कहीं ना कहीं गतिरोध भी निकलकर सामने आया था, मीडिया में इस तरह की खबरें भी थी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप एस जयशंकर की 11 दिन, कोई छोटे मोटे दिन नहीं, 11 दिन एक लंबा समय होता और 11 दिन में वो बहुत मुद्दों पर बात करेंगे, एक उसका जो उनका प्रोफार्मा होता है जिस पर वो काम करेंगे उस पर भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो आपको लगता है कि वो जो गतिरोध था, जो मन में कहीं से हल्की सी चुभन थी कि भारत का जो रुख है वो साफ नहीं हो रहा है, इस बैठक के बाद वो रुख भी साफ हो जाएगा और भारत की मजबूती स्थिति जो है अमेरिका में दिखेगी? देखिए, यूक्रेन रशिया वाले मामले में हमारा इतना ज़्यादा बड़ा कोई रोल है भी नहीं, मैं बताऊं आपको, और हमारा रोल इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता है। ये बिल्कुल जो है वो ये यूरोपियन मामला है पूरा। वहाँ हमारा जो सरोकार है वो बस पहले उतना था कि हमारे जितने स्टूडेंट्स थे वो सही सलामत सब वापस आ जाए, सबसे पहला हमारा सरोकार ये था। दूसरा, हम वहाँ से जो है सनफ्लावर और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से यूक्रेन से हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हमारा एक वो बना रहे ताकि इसकी कमी यहाँ ना आए और दामों में, चीज़ों के दामों में वृद्धि खाम खा ना हो जाए। अब दूसरा हमारा रशिया से है कि वो क्रूड ऑयल मिलता रहे, ठीक है, हमको हमारा लाभ देखना है। उस डिस्प्यूट को निपटाने में या आप समझ लीजिए कि ख़त्म करने में हमारी उससे बड़ी कोई भूमिका हमारी ना थी ना अभी होगी। नरेंद्र भाई ने ये जब अभी उज़्बेकिस्तान में ये जो सम्मेलन हुआ एससीओ का, तो वहाँ सिर्फ एक सीख दी है, मतलब एक सलाह दी है कि युद्ध से हल नहीं निकलता है, बैठ के आपको बातचीत करनी पड़ेगी, पर वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहाँ सबसे ज़्यादा जिसके इंटरेस्ट जो लगे हैं वो यूरोप है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है। हमारा उतना कुछ दाव पे लगा नहीं वहाँ पे, तो हमारा कुछ उतना बड़ा रोल नहीं हो सकता है। हमारा ये है कि हमको अमेरिका से फिर से वही एक रिश्ता कायम करना ज़रूरी है जो हमारा इससे पहले ओबामा के साथ जब थे तब था, ट्रंप थे तब तो कुछ वारे न्यारे वाला मामला था, और यहाँ बिल्कुल वो नहीं है। और इसमें गलती हमारी है क्योंकि हम यही मान के चले कि ट्रंप ही जीतेगा, और ट्रंप को हमने इतना समर्थन खुलेआम दे दिया कि उसकी जगह जो भी आए तो उसको तो बुरा लगेगा, और उसको ये आपकी नीति पे शक होगा, आपकी हर एक बात पे शक होगा कि यार ये कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जाके फायदा आप ट्रंप को करवाने वाले, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि ट्रंप ही यहाँ बैठे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक मुझे लगता है बड़ा मेन मिशन होना चाहिए कि वो हम पर फिर से उतना ही भरोसा करे जितना उनके पहले की सरकारें क्या करती थी। एक मेरा अंतिम सवाल है इसी खबर से जुड़ा हुआ, आपके हिसाब से क्या वो प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं कि जिस पर बात हो सकती है अमेरिका में जाकर? नहीं, आर्म्स देखो अब बहुत सारे होंगे। हम यहाँ वहाँ की बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आके प्रोडक्शन करना चाहती हैं। वो वहाँ अमेरिका में हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। यहाँ अगर वो डालते हैं तो यहाँ उनको लेबर काफ़ी चीप मिल जाएगा। तो एक तो आर्म्स वाली बात है, दूसरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर जो हम उनसे हमारा जो भी चलता रहता है, व्यापार उद्योग का चलता रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा।
उन पर भी बातें होंगी, बिल्कुल मुझे लगता है। पाकिस्तान को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जिस स्थिति में पाकिस्तान अभी है, अब बहुत कमज़ोर पड़ोसी हो ना तो वो आपको भी तकलीफ देता है। बहुत ताकतवर हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, आप अगर उनसे छोटे हो तो फिर आप छोटे भाई की तरह रहोगे, लेकिन आपको बड़ा भाई माना जाता हो और आपके बहुत सारी चीज़ों पर वो निर्भर हो, निर्भर मतलब कि पानी हमारा जा रहा है वहाँ पे, हम तो जा, तब गडकरी ने जब कहा था ना, बयान दिया था कि रोक देंगे पानी अगर ये आतंकी गतिविधि आपने बंद नहीं की तो 3 रिवर हैं जो बड़ी रिवर है, वहाँ से हमारा पानी जाता है। और पाकिस्तान के लिए बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर अब तक दांव लगाकर नुकसान ही पाया है, कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान जब बहुत बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुंच चुका है, तो उस पर भी मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोण से कुछ मजबूत बात होनी चाहिए। अब वो बाहर उसको कितना घोषित करेंगे नहीं करेंगे, ये तो अब, क्योंकि हर चीज़ जो होती है डिस्कशन वो पब्लिक करने के लिए नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक वो भी बड़ा मुद्दा होना चाहिए। चीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मुझे लगता है चीन का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा एक होना चाहिए। तो हमारे 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान, उनके बारे में बिल्कुल बात होगी। रशिया को लेकर ये बात हो सकती है कि अमेरिका अपने कंसर्न दिखा सकता है कि भाई आप उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हो, हमसे कम करते हो, है ना। तो ये इस तरह की मतलब एक समझाने के लिए, जैसे दर्शक समझ पाए इसलिए इस आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली बहुत सारी इन सब चीज़ों पे बात होगी और आशा करते हैं कि कुछ अच्छा ही निकल के आए हमारे लिए, ताकि हमको जो भी डील हो उससे हमारे देश को फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पे जुड़ने के लिए सर। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि 11 दिन का उनका ये लंबा दौरा है और काफ़ी कुछ इसमें बातचीत होना भी संभव बताया जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और वो खबर है दिल्ली से। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन जारी है और जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कई बड़े मुद्दों को उठाने की बात भी कही जा रही है। थोड़े सा विस्तार से बताएंगे। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन जो है फिलहाल चल रहा है। पार्टी का इस तरह का पहला सम्मेलन है और सम्मेलन में पार्टी के सांसद, विधायक से लेकर देश भर के प्रधान तक हिस्सा लेंगे। इस खबर पे क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे हमारी साथी सहयोगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार ये सम्मेलन अभी भी जारी है? जी मैं आपको बता दूं शोभित जी, आज दिल्ली में है जो अरविंद केजरीवाल का सम्मेलन है और इस सम्मेलन से पहले वो एक बैठक करेंगे जिसमें लगभग 20 राज्य से करीब 1500 जो नेता हैं वो लोग भी उनसे बात करेंगे। और आपको बता दूं कि खास बात ये भी है इसमें कि सांसद से लेकर विधायक के अलावा इसमें जो देश भर के जो प्रधान है वो भी हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो इनका सम्मेलन है इसमें ये बीजेपी को घेरेंगे और लोटस जो है उस पर ये अपनी वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जी उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि ये जो आज सम्मेलन हो रहा है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन है। अब देखना ये होगा कि अभी तो चर्चा चल रही है, धीमे धीमे पता चलेगा कि इस पर क्या रणनीति आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। मानसी ने जैसा बताया कि अभी तो चर्चा हो रही है और आगे जाके मतलब दिन के आखिर तक पता चलेगा कि क्या चर्चा होगी और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी। इसी खबर में जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आम आदमी पार्टी का महासम्मेलन ये शुरू हो चुका है दिल्ली के अंदर और ऑपरेशन जो लोटस है भारतीय जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी अधिकतर कहती है कि ऑपरेशन लोटस को लेकर कई जो विधायक है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया गया कि अमातुल्लाह खान को भी गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया के घर पे भी रेड पड़ी है और उनके सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, वो इस समय तिहाड़ जेल में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अभी ही थोड़ी देर पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सभा को संबोधा है और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ आप सम्मेलन, यानी कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। एक सबसे पहले आज आप सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के और सीएम केजरीवाल ही खुद कर रहे हैं और ये पूरी जो सम्मेलन है वो 20 राज्यों से करीब 1500 से अधिक प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आप जनप्रतिनिधि सम्मेलन की बात करने वाले हैं तो दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन भी देखा जाएगा और
ये पहली बार नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी जहां जहां पे भी सरकार है वहां वहां पे उनका शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात की भी बात करें तो अभी थोड़े ही दिनों में आने वाला है इलेक्शन, उसके रिगार्डिंग्स भी आप आक्रामक नजर आ रही है और अब दिल्ली में भी आप अभी आक्रामक बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी है और पार्टी का इस तरह का पहला सम्मेलन है। यानी कांग्रेस के बाद अब आप भी मैदान में आ चुकी है और इस सम्मेलन में पार्टी के सांसद, विधायक से लेकर देश भर के जितने भी प्रधान है, पेश प्रमुख से लेकर उनके जितने भी कार्यकर्ता है, वो सब इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और सम्मेलन का आयोजन सुबह 10 बजे से ही आज शुरू हो गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों को प्रोत्साहित भी किया है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से ही। और सम्मेलन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक खुद अरविंद और सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में 20 राज्यों से करीब 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। यानी 20 राज्यों पे इनका फोकस है और 1050 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी की एक पैटर्न होती है एक पूरे राज्यों में सब जगह पे, जिस तरीके से अभी पोस्टर आंदोलन चला था, साथ साथ में बहुत अनेक अनेक प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं और साथ में कैंपेन भी किए जाते हैं और वही एक पैटर्न मुझे आप में दिखाई दे रहा है। और अभी ये 20 जिलों में 1500 से, यानी जिस तरीके से बीजेपी की जो पैटर्न रही है, हर एक राज्य में उनके एक प्रतिनिधि हो, उनके नीचे पेश प्रमुख हो और पूरा कैंपेनिंग चले, पोस्टर कैंपेन अभी किया था उन्होंने, तो इसी तरह का अब आप भी कर रहा है। और सम्मेलन की अध्यक्षता खुद जब सीएम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें देखा जाएगा। और जो लोग जुड़ रहे हैं इसमें वो कार्यकर्ताओं से लेके आपके अंदर जो जो कार्यकर है वो भी इसमें जुड़ने वाले हैं। और सबसे ज्यादा ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी को घेरा है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और एक तरफ अभी ये महासम्मेलन आप कर रहा है। और राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का मुख्य मकसद ये ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी को घेरना है। ये पूरा जो सम्मेलन हो रहा है उसके रिगार्डिंग्स बात करें तो इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर में चल रहे ऑपरेशन लोटस के साथ ही अपनी पार्टी को विस्तार और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन में खास तौर पर देखा जाएगा कि ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसके रिगार्डिंग्स कौन से विस्तार में और कौन से संगठन की मजबूती है और कहां पे वो क्या काम कर सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और यही रिगार्डिंग्स मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सबसे पहले उनकी ट्वीट की बात करें तो आज उन्होंने ट्वीट किया है कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कल ही सब जगह जितने भी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट थे, सीएम के अकाउंट्स थे, उन्होंने सबने एक लिखा था लाइन, जब चीता आया तब सबने लिखा था आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज बहुत सालों बाद चीते आ रहे हैं। और वही सेम पैटर्न मनीष सिसोदिया के आपके जो डिप्टी सीएम और आप संभाल रहे उनके फेवर में भी दिख रही है। आज उन्होंने भी ट्वीट करते हुए सबसे पहली लाइन लिखी है कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आपके पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जिसमें पूरे देश में आपके सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी देख सकते हैं शोभित के एक पूरा पैटर्न, एक वर्ड जो बीजेपी का था वो भी अब आप पकड़ते हैं। एक्चुअल में ये पैटर्न ऐसा रहा है, पिछले वर्षों की बात करें जब भाजपा कांग्रेस चलती थी तो भाजपा हमेशा कांग्रेस का एक वर्ड या एक पैटर्न पकड़ लेती थी और वही चीज अभी आप कर रही है। उन्होंने भी आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन पैटर्न को पकड़ा है और उन्होंने लिखा है कि हर एक जगह के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और देश को नंबर 1 बनाने के मिशन को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आपके संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल आज से ही जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने सभा को भी संबोधित किया और इस बारे में बात करें तो 1500 से अधिक जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे। ऑपरेशन लोटस पर चर्चा होगी। सिसोदिया के ट्वीट को लेकर भी अभी भारी हुंकार दिख रही है, क्योंकि जो पैटर्न की बात की और वही सेम पैटर्न सिसोदिया ने की और उनके ट्वीट अभी बहुत सारी रीट्वीट भी हो रही है
और ये सम्मेलन में और आक्रामकता भी दिखाई दे रही है, साथ में लोगों में उत्साह भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम में केजरीवाल ने सभी जनप्रतिनिधियों को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का मंत्र देंगे और जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में बीजेपी के कथित ऑपरेशन लोटस पर चर्चा की जाएगी। और बता दें कि केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का भी आरोप लगाया था और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दावा किया है कि बीजेपी उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर दे रही है। हालांकि उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिखाया है और सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उससे लेके अभी हम देखें तो बहुत आक्रामकता दिखाई दे रही है और आप पूरी तरह बीजेपी को घेरना चाहती हो और उनके ट्वीट से हमें थोड़ा सा संदेश मिल रहा है कि उनका पूरा का पूरा फोकस बीजेपी को तोड़ना है और बीजेपी की जितनी भी पैटर्न है, बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम से वो रिलेटेड अभी वो पूरा एक बना रहे हैं टाइमलाइन और वो टाइमलाइन के ऊपर 101% काम करेंगे और ये ट्वीट से ही हमें अभी सामने आ रही है ये सब बातें। जी देखिए, जैसा आपने बताया कि ऐतिहासिक दिन का शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। बीजेपी ने ऐतिहासिक दिन बताया, कांग्रेस ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया, आम आदमी पार्टी ने इस जनशक्ति को अपना ऐतिहासिक बता दिया। अब देखने वाली बात ये होगी जय शर्मा जी की आम जनता के लिए वो ऐतिहासिक दिन कब आता है, जब महंगाई कम होगी। इस पर किसी की कोई बात फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहते हैं, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा कि इस तरीके की जो यात्राओं का दौर हो चुका है, इस तरह की जनशक्तियों पार्टियों का आंदोलन जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला जा रहा है, आपको लगता है इन सब का फायदा जो है पार्टी की छवि को सुधारने के लिए आगे चलते हुए चुनाव को देखते हुए मिलेगा पार्टी को? सबसे पहले शोभित एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी पैटर्न की मैंने बात की और आपने जो सवाल किया उसका बहुत अच्छा मैं आंसर देना चाहूंगा कि जब तक अभी आप देखोगे थोड़ा सा अपने ट्विटर फेसबुक से सबसे लेके तो अभी बीजेपी कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहा है। बीजेपी अभी कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहा है, कांग्रेस कैंपेनिंग कर रहा है, आपने आज से कैंपेनिंग करा है, पर बीजेपी क्या अभी पूरा बैकफुट होके पूरे सब लोगों के कैंपेनिंग देखेंगे और वो कैंपेनिंग में से कई वर्ड्स, कई इंसेंट्स और कई मुद्दे वो कवर करेंगे और उसके बाद बीजेपी हमेशा अंत में आती है और हमेशा आक्रामक मोड पे पूरा ये जितने भी पार्टीज है, यानी कोई मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं के बीजेपी के रिगार्डिंग्स नहीं बात कर रहा हूं, कि बीजेपी के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पर मैंने एक चीज नोटिस की है शोभित, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी विपक्ष है वो जब बीजेपी पक्ष में है तो वो लोग उनके अगेंस्ट जितना भी करते हैं वो शांति से सुनती है, देखती है, बोलती है, कुछ नहीं करती है। पर जिस तरीके से वो नजदीकी चुनाव नजदीक आते हैं, डेट नजदीक आती है, तब वो गड़े मुर्दे उखाड़ती है और जितने भी कैंपेन हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ मुद्दे को हाईलाइट करते वो अपनी रणनीति बनाती है और वो हमेशा हमने देखा है और लास्ट में ही बीजेपी कुछ ना कुछ एकदम से ही कमल खिला देती है। इतना मैं कहना चाहता हूँ शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी की भी कैंपेनिंग चालू हो गई और जनशक्ति प्रदर्शन के जरिए जो है अपने आप को मजबूत करती हुई दिख रही है दिल्ली के अंदर। इस पर फिर कभी चर्चा पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ और तीसरी खबर में सवाल भी यही है हमारा कि क्या 2024 में अयोध्या, काशी, मथुरा का मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा? ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है और इस पर भी हम दर्शकों से थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से गर्म होने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से जनता को लुभाने में लग गए और इस दौरान जनता को आकर्षित करने वाले फैसलों की भी काफी चर्चा है। माना जाता है कि बीजेपी के लिए मथुरा, अयोध्या और काशी पहले ही मुख्य एजेंडे रहे हैं और बीजेपी पर हमेशा अयोध्या में राम मंदिर की वकालत वो करती रही है। कहा जाता है कि बीजेपी मथुरा से पश्चिम को और अयोध्या से अवध को, काशी से पूर्वांचल को साधती चली आ रही है। वहीं बीते दिनों ही वाराणसी जिले में अदालत ने ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में एक बड़ा फैसला भी सुनाया था। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से। जिगर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में जनता को साधती हुई फिर से एक बार मजबूत स्थिति में दिखेगी?
अभी उनसे संपर्क हो रहा है, जल्दी वो हमारे इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। तो जनता से के सामने भी सवाल जिस तरह से ये निकल कर आ रहा है और विपक्षी पार्टियां जो लगातार एक के ऊपर एक आरोप लगाती हुई दिखी थी कुछ दिनों पहले इन मुद्दों को लेकर, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनता के लिए एक तरफ हिंदुत्व का सॉफ्ट एजेंडे को भी चलाने की बात करती है और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के तौर पर भी उसकी पहचान जो है वो देखी जाती है। इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अयोध्या का वो मामला हो, चाहे वो मथुरा का भी मामले की बात कही जा रही है कि वहां पर शाही मस्जिद है, उसके खिलाफ भी पिटीशन दायर कर दी गई है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में फिर से इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मजबूत स्थिति बना पाएगी? देखिए, ये मुद्दे हम जानते हैं शोभित जी कि ये असर करते हैं, इनका प्रभाव होता है लोगों के मानस पे और अयोध्या और काशी विश्वनाथ उसके सबसे प्रमुख उदाहरण है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हमने अभी देखा और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की जो नींव है ये इन्हीं मुद्दों पर जो है रखी गई थी और मंदिर वहीं बनाएंगे वाला नारा जो चला था और कार सेवा की जो बात चली थी और वहीं उनकी राजनीति जो है वो धार्मिक श्रद्धा और लोगों की आस्था के पर ही जो अब नींव भी रखी गई, उसके बाद जो इमारत बनी, जो पनपा, वो उसी पर पनपा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर वाला मामला है ना। ये अगर मुद्दा वो छोड़ दें या उसको अगर भुनाए नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप के साथ धोखा कर देगी, क्योंकि तो मूल विचारधारा है उनकी। तो ये तो बिल्कुल सहज है कि वो इस मुद्दे को आगे और उठाएंगे और एक के बाद एक मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो इनके पास साक्ष्य कुछ मिलेंगे ताकि वो फिर से जो है मथुरा और काशी को वाला जो मुद्दा है उस पर भी हो सकता है कि वापस उसको ले सके। ये सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में जुड़ने के लिए सर। तो हमारे साथ ही सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या भी इसी मुद्दे पर जुड़ गए हैं और उन्हीं का ही रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से ये मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई भी दिखी है और निश्चित तौर पर ही कहेंगे कि चुनाव में जो है जीत हासिल करती भी दिखी है। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों को फिर से उठाकर वो जनता के बीच में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर वो पकड़ बनाने में कामयाब होगी? जी शोभित, ये जो मुद्दा है और जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका जब जन्म हुआ, मतलब पार्टी का जन्म हुआ, तब से लेके आज तक एक मुद्दा तो सबसे पहले टॉप पे रहा है और वो है अलग अलग मंदिर। जैसे अयोध्या से शुरू हुआ था, उनका तो मैनिफेस्टो में भी उन लोगों ने तो पहले से ही हम सत्ता पे आएंगे और पूर्ण बहुमति के साथ आएंगे तो सबसे पहले राम मंदिर हम बनाएंगे। वो मैनिफेस्टो में बकायदा उन्होंने भारत की जनता को ये वादा किया था और उसके बाद देखो काशी हो, मथुरा हो या अलग अलग मंदिर की या धर्म की राजनीति हो, सभी पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो एक नीति रही है वो सॉफ्ट रही है, खास करके हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि उसका जन्म भी वहीं से ही हुआ है। अब जनता को लुभाने के लिए ये बात जो है धर्म की राजनीति की बात है, वो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष बोल रहा है कि वही धर्म की राजनीति करती है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग जो राजकीय पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी एक समझो कि अलग अलग बातें जो करनी है उसके हिसाब से वो मतलब राजनीति खेलती आई है। और हमारे देश की जो एक तासीर रही है कि अलग अलग मुद्दों पे भले चुनाव शुरुआत की काल में हम मतलब चालू करें, अलग अलग मुद्दों लेकर नागरिकों के बीच में जाए, लेकिन लास्ट में जब चुनाव का मतदान का अवसर मिलता है उसके पहले धर्म की राजनीति सबसे ऊपर रहती है। हम ये पिछले चुनाव जो हुए 2-3 महीने पहले के 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश और अलग अलग गोवा के थे या मणिपुर के थे या पंजाब के थे, अब देखो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से शुरू की थी। और जब 7 चरण की बात कर लेते हैं हम, उत्तर प्रदेश की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें
चौथा या पांचवा चरण तक पहुंचे तब तक वो विकास वाली राजनीति एक साइड में थी और धर्म की राजनीति सबसे ऊपर चल रही थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से, जैसे कि धर्म और राजनीति, वो दोनों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता बखूबी अच्छे तरीके से आगे चल लेते हैं। अब देखो अयोध्या, तो 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की जो पूरी एक यात्रा निकाली थी, वो यात्रा जब निकली थी तब देखो कि इसके पहले 2-4 सीट 15 सीट पे आती हुई भारतीय जनता पार्टी उसके बाद सत्ता तक पहुंच चुकी थी। तो ये एक रास्ता है सत्ता पे जाने का। दूसरी बात है कि सर्वे जो हुआ है उसमें इस बार 60% लोगों ने कहा है कि ये फैसले से फायदा हो सकता है, और वो फैसला है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो, काशी मथुरा का मुद्दा हो या अन्य धार्मिक स्थानों का मुद्दा हो। लेकिन 60% लोगों ने आज भी वो माना है कि ये चुनावी मुद्दा असर डालेगा। अब 40% लोगों है वो बोल रहे हैं कि नुकसान होगा, और इन आंकड़े जब सामने आते हैं तो भी तब जंग और मजबूत हो जाती है और तेज भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की मानी जाए तो मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, वो पहले से ही मुख्य एजेंडा रह चुका है, उनके मैनिफेस्टो में रह चुका है। अब राम मंदिर की बात करें तो वहीं पे निर्माण कार्य भी 30% हो चुका है, और वो तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव आए उसके पहले राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका होगा, और सभी जो दर्शनार्थी है वहीं पे रामलला की दर्शन भी करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के वकीलात भी जैसे बीजेपी ने पहले से की है। अब रही बात काशी और मथुरा और वाराणसी, तो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो या 2-4 दिन पहले जो का फैसला आया था उसकी बात हो, अलग अलग चुनावी मुद्दे में ये जो मुद्दा रहता है वो ये सर्वे जो हुआ है उसमें 60% लोगों ने तो आज बोल ही दिया है। आगे वाले दिनों में देखना आप, ये 60 से शायद कम नहीं होगा प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत बढ़ेगा। अब ये पूरा जो मुद्दा है संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हो या धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करती है। आप देखो ओवैसी की बात, एक छोटा सा एक उदाहरण ले ले कि असरुद्दीन ओवैसी, ये दोनों भाई कौन सी राजनीति करते हैं? तो वो अपने एक समुदाय की राजनीति करते हैं। जाति, समुदाय और धर्म आधारित राजनीति वो हमारे देश की एक तासीर है, और उस पे ही सालों से चुनाव जीते आए हैं, और आने वाले दिनों में भी ये बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। यही चलता आया है और यही चलेगा। जी शोभित जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, ज्ञानव्यापी का ही ताजा उदाहरण है और ये मुद्दा भी है बहुत बड़ा, और इस पर सुनवाई चल रही है। इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बात होगी जब इसका फैसला आ जाएगा उस पर। लेकिन ये भी बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पर भी इसको आगामी लोकसभा चुनाव की तरफ जो है वो देखा जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा। हम बात करेंगे, आपने ओवैसी का जिक्र किया, ओवैसी का भी जिक्र करेंगे कि वो उल जुलूल की बयानबाजी करते होंगे, करते हैं या करते रहेंगे, जो भी है, लेकिन उसका उन्हें फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। उनका पर्टिकुलर एक गढ़ है हैदराबाद, वहां पर वो चुनाव जीतते हैं, वो सांसद बनते हैं और फिर वहीं से ही वो राजनीति करते हैं। हालांकि वो विस्तार कर रहे हैं पार्टी का। उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या हाल हुआ, इसके बाद आपने आने वाले चुनाव में वो राजस्थान में भी अब सुनने में आ रहा है कि वो रुख करते हुए दिखेंगे। तो राजस्थान में वो कितने अपने आप को लेकर वो सही साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये मुद्दे उठते हैं, धार्मिक मुद्दे उठते हैं, इन पर एक अलग से जनभावना का जुड़ाव होता है, ये बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं इसको लेकर। लेकिन विकास के मुद्दे पर क्यों कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है इस वक्त, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार कुछ मुद्दों को उठाते हैं, जैसा आपने ही कहा कि एक दिन आपने उठाया और फिर 2 दिन शांत हो गए तो मुद्दा वो धराशायी हो जाता है। तो विकास के मुद्दे पर कब बात होती हुई दिखेगी और उसका असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या दिखेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, वो समझनी पड़ेगी शोभित, कि 2024 लोकसभा चुनाव अभी 2 साल बाकी है, लेकिन अभी से उन्होंने एक हिंदुत्व की पिच तैयार करने की धीरे धीरे कोशिश शुरू कर दी है।
अब वो पिच तैयार हो जाएगी चुनाव आने से पहले, लेकिन उसके पहले वो लगातार विकास की बात करेंगे और करते आए हैं। देखो गुजरात चुनाव अभी ये साल के अंत में है, तो फिलहाल कोई मुद्दा बड़ा नहीं है, विकास का ही मुद्दा है। लोकार्पण हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, आने वाले नए शिलान्यास की जो व्यवचार है वो हो रही है। मध्य प्रदेश में कल प्रधानमंत्री गए थे, फिर भी मध्य प्रदेश में चुनाव अभी बाकी है, 2025-26 या उसके आसपास आएंगे, लेकिन अभी से वो पिच तैयार कर रहे हैं। तो पिच तैयार करने में सबसे पहले विकास सबसे ऊंचा मुद्दा रहता है। धीरे धीरे मतदान की तैयारी होती है, तब ये मुद्दा जो पिच अभी से धीरे धीरे बनाई है उसका उपयोग हो जाएगा। लेकिन विकास की राजनीति है वो सबसे ऊपर है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का दावा है। अब विरोधी पक्ष उसको मतलब कौन से तरीके से उनको मतलब जनता के बीच में ले जाती है वो विपक्ष बोलेगी, लेकिन बात उतनी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर दिन, हर साल और हर वीक, हर मंथ वो चुनावी मोड में तैयार रहती है। बाकी पक्षों को क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तब उसके 2-3-4 महीने पहले तैयार होने की वो एक कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24/7 हर साल वो चुनावी पिच पे तैयार रहने के लिए एक उनके कार्यकर्ता है वो तैयार हो चुके हैं। तो उनका फायदा उनको वो मिल जाता है कि भाई आज बड़ा प्रधान ने बोला या किसी और दिग्गज नेता ने, भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि आज ये करना है, तो आप देखो तुरंत हो जाएगा। एक सिंपल छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई बड़े दिग्गज नेता हो या कोई भी हो, 2 घंटे पहले अगर कोई विरोधी पक्ष का नेता बोलता है कि मैं आज शाम को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की तैयारी कर चुका हूँ और मैं जोड़ूंगा, तो क्या होगा? अचानक से ये जब 2-4 दिन के अंदर कार्यक्रम तय करना है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका टेंट तैयार रहता है, उसका सब कुछ सुविधा तैयार रहती है, आप आ जाओ, खेस पहन लो। तो ये दूसरी पार्टी में हम देख नहीं देते। तो यही एक छोटा सा उदाहरण था कि 24/7 एक्शन मोड में अगर रहती है वो पार्टी, तज्ञ बोल रहे हैं, राजकीय पंडित बोल रहे हैं, और हम लोगों ने देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अपनी पिच जो है, चुनावी पिच, उसको तैयार करने में रात दिन वो लोग लगे रहते हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा हो फिर भी वो लगे रहते हैं, विकास की राजनीति हो फिर भी वो लगे रहते हैं। मैं उनकी मतलब जो माखन लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो सच है वो बता रहे हैं कि वो लोग तैयार रहते हैं। बाकी पार्टियां क्यों तैयार नहीं रहती है? तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वो हिंदुत्व की बात हो, धर्म की बात हो, जाति की बात हो या विकास की बात हो, वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। तो कह सकते हैं कि राजनीति की पिच तैयार हो रही है 2024 के लिए, जो है पूरी तरह से पिच को सजाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पिच पर किस तरीके से बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और चौथी खबर जो है अपने आप में काफी जो है इंटरेस्टिंग भी है, और चौथी खबर का ही रुख कर लेते हैं कि अब यूपी में होगा अखिलेश यादव की अगुवाई में पैदल मार्च। ये उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार पदयात्रा करने जा रहे हैं। पदयात्रा की दूरी सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की तय की गई है, और इसके जरिए वह बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। यह पदयात्रा 19 तारीख को सपा मुख्यालय से विधान भवन तक होगी, और विधानसभा सत्र में भाग लेने से पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अब इस तरह का प्रतीकात्मक ही कहेंगे और अपने आप में लोगों को जोड़ता हुआ हुजूम भी कहेंगे, वो दिखाने की इस यात्रा के जरिए कोशिश करेंगे। तो इस खबर का रुख कर लेते हैं और इस मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हम अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया कैंपेन, आम आदमी पार्टी का, नीतीश की विपक्ष जोड़ो यात्रा, और अब इस समय उत्तर प्रदेश से ही कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया है। और अखिलेश यादव जो है वो 2.5 से 3 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही कि 2.5-3 किलोमीटर के सफर से वो बड़ा संदेश देते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि सफल होंगे वो? देखिए, ये उन सब वो 3 दिन की जो नीतीश की मुलाकात रही, इसका एक नतीजा हम उसको देख सकते हैं, मान सकते हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनके टीकाकार बताते हैं वो ये है कि वो चुनाव जब होता है उसके कुछ समय पहले कुछ एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो बिल्कुल एक तरह से
विश्राम कर रहे होते हैं, वो आराम में रहते हैं, और फिर जब फिर चुनाव आता है तो वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने पिछले चुनाव में जितना दमखम दिखाना था उन्होंने कोशिश की, दिखा दिया। उसके बाद आप देखिए कि उनके द्वारा कुछ छोटे मोटे ट्वीट आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा शाब्दिक प्रहार कर दिया, वहाँ कर दिया, लेकिन सड़क पर उतरकर लोगों के बीच रहना, लोगों के साथ अपने आप को, उसका संवाद और उसका एक संसर्ग जो है वो बना के रखना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो अखिलेश उस चीज़ को करने से चूकते हैं हमेशा। मुझे लगता है कि जब ये नीतीश जी से उनकी मुलाकात हुई होगी तो इस पूरे मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि नीतीश ने उन्हें बताया होगा। लालू के तो साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, लालू जी के साथ तो अखिलेश जी के, पर नीतीश कुमार के साथ जब वो साथ में नजर आए तो हमको लगता है कि कुछ उनको बताया गया होना चाहिए कि आप सिर्फ पार्टी कार्यालय में जाएंगे या आप सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या आपके नेता या विधायक या MP से मिलेंगे, ये नहीं चलता। राजनीति में आपको लोगों के बीच में जाके अपने आप को रखना पड़ता है, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर नहीं ले सकते हैं कि आप आए गए थे 6 महीने के बाद फिर जाएंगे, ये नहीं होता है। तो अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, सांप्रत रखने के लिए आपको जनता के बीच हर हमेश कोई ना कोई मुद्दा उठा के जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये उन्होंने फैसला लिया है। अंतर ज़्यादा नहीं आप कह रहे हैं, जैसे 2.5-3 किलोमीटर का अंतर है, कार्यालय से निकलेंगे और विधानसभा जाएंगे, पर मैं ये मानता हूँ कि ये एक शुरुआत होनी चाहिए और इसको और बढ़ा। देखिए, अगर आपको राजनीति में अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो आपको लोगों के बीच जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो भी कारण उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आपको कारण पैदा करने होते हैं, लेकिन जनता के साथ का सीधा संवाद, सीधा संसर्ग, सीधी एक बातचीत और आपकी उपस्थिति, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार, अब चुनाव के बाद देखिए पहली बार हो रहा है कभी उत्तर प्रदेश में, चुनाव खत्म होने के बाद पब्लिक के बीच में अखिलेश यादव शायद पहली बार जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है और ये शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है। इस शुरुआत को आगे उनको कंटिन्यू भी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए। ये पहली बार चुनाव प्रचार के बाद भी जा रहे हैं और ये पहला पैदल मार्च भी है उनका। आज तक उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में साइकिल यात्रा कर ली, रथ यात्रा कर ली, लेकिन पैदल मार्च नहीं निकाला। तो पैदल मार्च में मतलब वो जैसा कि राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जन समर्थन को जोड़ते हुए देखने की बात कहे जा रहा है, और उनके साथ एक बाहरी हुजूम भी चलता हुआ दिख रहा है। तो अखिलेश यादव का ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो उन पर भी आरोप लगाते हुए, उनके खुद के जो अभी पार्टी जिन्होंने छोड़ी, सुभाषपा अध्यक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव को इसी कमरे से बाहर निकलकर अब जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा, तभी वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मजबूती से दिखेंगे। आपको लगता है कि पैदल मार्च यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत है? मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत है और ऐसे ही देखना अभी चाहिए इसको, क्योंकि उनके लिए तो फरियाद ये भी है, सुनने में आ रही थी पिछले 2-3 महीनों में, कि वो फिर उतने एक आइसोलेट हो जाते हैं, कई बार इतने आइसोलेट हो जाते हैं कि अपने पार्टी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, कैडर बेस जो भी उनका एक संगठन का ढांचा होता है, उनसे भी नहीं मिलते हैं। फिर मतलब जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, राहुल गांधी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी के साथ फ़ोन पे बात करना तो और भी मुश्किल है, और उनके मुलाकात का समय लेना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अखिलेश के साथ भी ये कुछ ये दृश्य या ये स्थिति है। तो जितना आप ओपन रहोगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति, आप अपने कैडर बेस जो भी उनकी आपका एक पूरा संगठन का ढांचा है, जहाँ पे आपके नेता लोग हैं, ब्लॉक लेवल से लेके आप देखिए प्रदेश स्तर तक, तो उनके साथ आपका संवाद बना रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और कार्यकर्ता की बात से आप अवगत नहीं होते हैं, तो फिर आपका वजूद जो है इतना लंबा चलेगा नहीं, आप फिर कहीं ना कहीं आप जो है हाशिए में धकेल दिए जाओगे। तो ये शुरुआत मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, इसको ऐसे ही अभी देखना चाहिए। और आगे चलकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब सरकार बन गई, ठीक है, योगी जी की सरकार बन गई है। मैं तो मतलब विपक्ष को क्या सोचना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष ये सोच के बैठ जाएगा 5 साल क्या करना है, तो ये फिर मतलब नहीं है। उनको 5 साल जनता के बीच में रह के जनता को जो भी मुद्दे चुभ रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर मार्च, पैदल मार्च, साइकिल मार्च, जो भी हो, अपने आप को सांप्रत रखना इन सब मुद्दों के साथ जनता के बीच में रह के, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद ये कोशिश
इस तरह की कोशिश की शुरुआत अखिलेश यादव ने अब कर दी है और आगे देखते हैं कि अब इसको कैसे निरंतर बनाए रखते हैं। जी शोभित। आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल की शुरुआत हुई थी और उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर, कि वो आइसोलेट हो गए हैं कोरोना के लिए। वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, वो ट्वीट तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम लोगों के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं और राहत सामग्री भी लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और अखिलेश यादव जो हैं वो बंद कमरे से ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें जनता की कोई कदर नहीं है। और हालांकि चुनाव जीतने के बाद भी उनका एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया था कि कोरोना काल की बंद कमरे की ऐसी हवा जो है समाजवादी पार्टी को महंगी पड़ गई। तो अब उस हवा को छांटने के लिए, और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी समय है, तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष को साधने की वो बात करते हुए दिख रहे हैं और नीतीश कुमार को खुला समर्थन उन्होंने देने की बात कही। आपको लगता है वो कितने सफल साबित होंगे? अब देखिए, वो तो अब कितनी कोशिश करते हैं, किस तरह से कोशिश करते हैं, उनका पूरा आयोजन जो है वो क्या है, किस तरह से उसको प्लान किया गया है, कैसे मुद्दों को उठाएंगे। जातिगत समीकरण जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, उस समीकरण को कैसे एक नए तरह से संजोने का काम करेंगे, ये सब उस पर निर्भर होता है शोभित जी। अभी से ये कह देना कि कितने सफल होंगे नहीं होंगे, ये बहुत गलत होगा, तो वो नहीं कह पाएंगे। कोरोना काल की चुप्पी पे क्या कहेंगे? ये अभी ये मुद्दा नहीं रहा मेरे ख्याल से, अभी इसलिए मुद्दा नहीं रहा क्योंकि कोरोना काल चला गया। उसका जो भी खामियाजा अगर उनको भुगतना था तो उन्होंने भुगत लिया। वो जो चुनाव हुआ उसमें अगर उन सब टीका टिप्पणियों और जो उनके खिलाफ जो एक बात चलती थी इन सब मुद्दों को लेकर, कोरोना काल की चुप्पी को लेकर, अब वो समय चला गया। अभी वो स्थिति नहीं है, तो अब वो मुद्दा उनके लिए इतना नहीं भारी पड़ सकता। अब जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है। उनके पिताजी जो है देश के एक बार के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह जी, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो किस तरह से वो उठा सकते हैं और उसे वो बिल्कुल लोकल लेवल तक कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर पूरी बात निर्भर रहेगी। और कैसे वो फिर केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी विफल है, वो दावे के साथ, साक्ष्य के साथ गिना सकते हैं। और उसमें फिर योगी सरकार की जो, तो इस हर चीज़ का 1+1+1+1 करना अगर उनको ठीक से आता है तब वो कुछ कर पाएंगे, और ये लगातार करना पड़ेगा उनको। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो स्थानीय होते हैं, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये हो जाता है कि आप कहते हैं कि यार ये तो देश की भविष्य को निश्चित करने की बात हो रही है, स्थानीय मुद्दों को हम क्यों उठाएं। पर ये उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे आप स्थानीय मुद्दों को, एक एमपी की जो कंस्टिट्यूंसी होती है उस मत क्षेत्र में आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको उठा सकते हैं जो वो एमपी नहीं कर पाया, जो उसने वचन दिया था या उसकी पार्टी ने वचन दिया था। तो ये सब भी होता है, तो वो कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। निकलने जा रहे हैं, अच्छी बात है। एक फटाफट आपसे आंसर लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं इसका इस खबर से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन खबर उत्तर प्रदेश से है, तो मायावती का भी रुख जानना चाहेंगे। वो भी एक समय बंद कमरे में बंद कही जा रही हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। तो मायावती का कुछ क्यों अपने आप को लेकर वो इतनी चुप्पी उन्होंने साध रखी? वो जैसे उस दिन हमारी एक बार बात हुई थी, अगर आपको याद हो, तुम कह रहे थे कि वो चुनाव के पहले से चुप है। वो वही है, उनको ईडी का, डीआरआई का डर है उनको बैठा है कि जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे हैं, अब उस पर अब तक तो कोई कार्रवाई जिस मुखरता से दूसरे लोगों पर हो रही है उन पर नहीं हो रही है। तो उनको डर, मुझे लगता है कि वही है कि अगर कुछ सक्रिय हो गई या कुछ बाहर निकली या कुछ बातें जो है उन्होंने ऐसी कहीं जो बीजेपी को चूप जाए, तो हो सकता है वो एजेंसी से अपना काम शुरू कर दे। तो मुझे लगता है एक ही कारण है, उससे अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक बार लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है राजनीति गर्म होती हुई दिख रही है, और ये गर्माहट कितने दिन तक बनी रहेगी ये अपने आप में एक सवाल भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कैंपेन हमें देखने को मिल रहे हैं, और शुरुआत जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी और कुछ दिनों बाद आम आदमी पार्टी की इंडिया को नंबर 1 मतलब इंडिया को साथ रखने का भी उनकी तरफ से कैंपेन की शुरुआत की गई, और विपक्ष को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव जो है उनकी वो मुलाकात नीतीश कुमार की, इस पर भी हमने बात की थी। तो कुल मिलाकर यही निकल कर सामने आ रहा है कि ये जो तरह तरह के
अलग अलग राज्यों से निकलकर लोगों के सामने दृश्य आ रहे हैं, यात्राओं के दृश्य आ रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि लोगों को जुड़ाव या पार्टियां जो विपक्षी पार्टी हैं वो लोगों तक इस जुड़ाव को कितने मजबूती से पहुंचाने में कामयाब होती हुई दिखेंगी 2024 लोकसभा को चुनाव को लेकर। तो फिलहाल आज के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।